मैंने अपने बच्चों के लिए लगभग 8 करोड़ रुपये बचाए थे, लेकिन मेरे ही 70वें जन्मदिन पर उन्होंने सबके सामने कहा कि उनके लिए असली माँ उनकी सौतेली माँ है। उसी रात मैंने अपनी वसीयत से दोनों के नाम काट दिए। अब मेरी दौलत किसी और की जिंदगी बदलेगी, उनके नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने कागज़ पर पेन रखा, दरवाजे की घंटी बजी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी कभी अपने ही घर में अकेला महसूस हुए हों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप किस शहर से सुन रहे हैं। हो सकता है आपकी एक क्लिक किसी और माँ या पापा की आंखें खोल दे। मेरा नाम सरला देवी है। उम्र 70 साल। बाल पूरे सफ़ेद। घुटने ज़्यादा साथ नहीं देते, लेकिन दिमाग अभी भी साफ है। मैंने ज़िंदगी भर एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका की नौकरी की, ट्यूशन पढ़ाया, साड़ियाँ कम खरीदी, बस बचत करती रही, यही सोचकर कि मेरे बाद मेरे बेटे बेटी चैन से रहें, घर भी उनका हो, बैंक बैलेंस भी। मेरी 2 संतान हैं, बेटा रोहित और बेटी नेहा। रोहित की शादी के कुछ साल बाद मेरे पति का देहांत हो गया। अकेली रह गई, लेकिन मैंने रोना धोना छोड़कर खुद को समझाया, सरला, बच्चों के लिए मजबूत बनो। जितनी भी तनख्वाह मिलती उसका थोड़ा हिस्सा L.I.C की पॉलिसी में, थोड़ा F.D में, थोड़ा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डालती। धीरे धीरे छोटा सा फ्लैट, थोड़ा प्लॉट, थोड़ी बहुत ज़मीन और बैंक में अच्छा खासा पैसा बन गया। फिर एक दिन पता चला कि रोहित अपने पापा की दूसरी बीवी यानी सौतेली माँ रेखा जी के बहुत करीब हो गया है। मैं जानती थी मेरे पति ने दूसरी शादी गलती में नहीं, अपनी मर्जी से की थी। उस समय मैंने सह लिया, बस बच्चों को संभाला। सोचा जो गया सो गया, कम से कम बच्चे मेरे साथ हैं। लेकिन धीरे धीरे मैंने नोटिस किया, जब भी माँ शब्द आता उनकी आंखें रेखा की तरफ मुड़ जाती। मेरे लिए बस मम्मी पैसे भेज देना, मम्मी थोड़ा लोन दिलवा दो, मम्मी आपके नाम वाली ज़मीन मेरे नाम कर दो, जैसे शब्द बचते। मेरे 70वें जन्मदिन से एक दिन पहले मैं सुबह से ही काम में लगी हुई थी। लखनऊ की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। मैंने स्वेटर कसा, गैस पर गुड़ की खीर चढ़ा दी, रसोई में आलू के पराठों की खुशबू, प्रेशर कुकर में छोले और फ्रिज में पहले से बना पनीर मसाला रखा था। सोचा आज रोहित, नेहा दोनों आएंगे, शायद नाती नातिन भी। घर भर जाएगा आवाज़ों से। मैंने नए पर्दे लगाए, ड्राइंग रूम की दीवार से धूल झाड़ी, पुरानी फ़ोटो साफ की। एक में नेहा मेरी गोद में, दूसरी में रोहित मेरा दुपट्टा खींच रहा है, तीसरी में हम चारों, मैं, मेरे पति, दोनों बच्चे, गोमती नदी के किनारे पिकनिक पर। डाइनिंग टेबल पर मैंने अपनी सबसे अच्छी स्टील की थाली कटोरी रखी, बीच में छोटा सा बर्थडे केक रखा, वैनिला, ऊपर लिखा था हैप्पी 70th माँ। यह मैंने खुद ही बेक कराया था और दुकानदार से कहा था, लिखने वाले को बोलिए माँ साफ लिखे, इससे बड़ी डिग्री कोई नहीं। सुबह 9 बजे मैंने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज लिखा, कल सब व्यस्त थे, कोई बात नहीं, आज शाम 7 बजे सब आ जाना। घर में छोले भटूरे, खीर और गर्म गर्म पराठे बनेंगे। तुम्हारी पसंद का सब बनाया है माँ। नीचे 2-3 दिल वाला इमोजी भी डाल दिया, जैसे छोटी उम्र के लोग डालते हैं कि शायद बच्चों को थोड़ी कूल लगे उनकी माँ। आधे घंटे बाद सिर्फ एक मैसेज आया, नेहा, देखते हैं माँ ऑफिस से निकल पाऊँ या नहीं। रोहित ने बस एक भेजा। मुझे लगा ठीक है, काम करते हैं, कम से कम जवाब तो दिया। दिन भर मैं रसोई में लगी रही, खीर हिलाती रही, बीच बीच में मोबाइल देखती रही, कोई नया मैसेज नहीं। शाम के 6 बजे तक घर अच्छी तरह सज चुका था। मैंने अपनी सबसे प्यारी नीली सिल्क की साड़ी पहनी, जो मेरे पति ने सिल्वर जुबली पर दी थी। माथे पर छोटी सी बिंदी, गले में पतली सी चेन, कानों में छोटे से टॉप्स। शीशे में खुद को देखकर मुस्कुराई, अरे सरला, 70 की होकर भी बुरी नहीं लग रही। 7 बजे हुए, दरवाजे की घंटी नहीं बजी। मैंने सोचा लखनऊ का ट्रैफिक होगा। 7:30 बजे हुए। मैंने व्हाट्सएप खोला, कोई मैसेज नहीं। मैंने फिर लिखा, बेटा
रास्ते में हो क्या? खीर तैयार है, बस तुम लोग आ जाओ। नीचे स्माइली डाल दी। 8 बजे मोबाइल वाइब्रेट हुआ। मेरा दिल एकदम धक से हो गया, पर वो मैसेज नहीं, नेहा का व्हाट्सएप स्टेटस था। मैंने स्टेटस खोला और वहीं जम गई। फुल डेकोरेशन वाला हॉल, रंग बिरंगी लाइटें, बड़ा साल केक, उस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे सुपर मॉम। बीच में रेखा, मेरे पति की दूसरी पत्नी, बड़ी सी साड़ी में, गले में मोटा हार, हाथ में केक काटने वाला चाकू। उसके एक तरफ रोहित, दूसरी तरफ नेहा, और सामने सामने मेरे नाती नातिन केक के ऊपर स्प्रे मारते हुए हंस रहे थे। पीछे से किसी की आवाज़ आई, चलिए हमारी सबसे बेस्ट मॉम के लिए क्लैप करिए। पूरे हॉल में ताली बजने लगी। मैंने वीडियो को 2-3 बार चलाया। हर बार जब बच्चे हैप्पी बर्थडे मॉम बोलते, मेरी आंख अपने आप उस स्क्रीन से हट जाती। उस दिन मेरा भी जन्मदिन था, लेकिन उनके लिए मॉम कोई और थी। मेरी थाली में रखा गरम पराठा ठंडा हो गया, खीर की ऊपरी परत जम गई। गैस पर रखा छोला फिर से उबलकर सिमर पर आ गया। मैंने टीवी बंद कर दिया, खुद टीवी की तरह ही खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद फ़ोन बजा। मेरी पड़ोसन कमला जी का था। अरे सरला, जन्मदिन मुबारक हो बहन। अकेली मत बैठना, चाहो तो हमारे यहाँ आ जाओ, हमने भी हलवा बनाया है। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ बहुत पतली निकली। नहीं दीदी, आज तो बच्चे आने वाले थे। कमला जी ने हल्की सी आह भरी। सरला, बच्चे अब वो नहीं रहे जो तुम्हारी गोद में सोते थे। अब वो अपने मतलब के हिसाब से चलते हैं। कॉल कट गई। मैं किचन में गई, गैस बंद की, सब खाना छोटे छोटे डब्बों में पैक किया और फ्रीज में रख दिया। डाइनिंग टेबल से मोमबत्तियां हटा दी, पर केक को वैसे ही रहने दिया। मोमबत्ती जली ही नहीं थी, तो बुझाने का सवाल ही नहीं था। मैंने अपनी पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली। सबसे ऊपर वाला शेल्फ, जहाँ एक फाइल में मेरे सारे कागज़ रखे थे, बैंक पासबुक L.I.C, पॉलिसी 23F.D की रसीदें, फ्लैट की रजिस्ट्री और एक कागज़, वसीयतनामा, वकील ने 2 साल पहले बनवाया था। उस वसीयत में साफ साफ लिखा था, मेरी मृत्यु के बाद मेरी सारी चल अचल संपत्ति बराबरी से मेरे बेटे रोहित और बेटी नेहा में बांटी जाएगी। मैंने कागज़ को हाथ में लिया। उंगलियां कांप रही थीं, मगर अब डर से नहीं, गुस्से से भी नहीं, एक अजीब सी शांति से। मैंने खुद से पूछा, सरला, तूने अपनी पूरी जिंदगी किसके लिए काट काट कर जी? किसके लिए अपनी साड़ी तक गिरवी रख दी, जो आज तुझे माँ कहने की ज़रूरत भी नहीं समझ रहे, जो तेरा जन्मदिन भूलकर किसी और के लिए केक काट रहे हैं? मेरी आंखों के सामने कई सीन एक साथ घूम गए। वो रात जब रोहित की फीस जमा करने के लिए मैंने अपना सोने का पुराना हार बेच दिया। वो दिन जब नेहा के कॉलेज हॉस्टल तक सामान लेकर मैं बस से गई, सिर्फ और इसलिए कि टैक्सी का किराया बच जाए। वो शाम जब मैंने अपनी दवाई छोड़कर रोहित के बिजनेस में थोड़ा सा पैसा लगा दिया, क्योंकि उसने कहा था, मम्मी बस एक बार मदद कर दो, फिर देखना मैं आपको ताजमहल दिखाऊंगा। और आज उसी बेटे की बेटी किसी और के लिए सुपर मॉम का केक काट रही थी। मैं कुर्सी पर बैठ गई। धीरे धीरे दिल में एक और भावना उगने लगी। अब बहुत हो गया। मैंने वसीयत वाला कागज़ वापस फोल्ड किया, पर इस बार फाइल में नहीं रखा। सीधे जाकर किचन के ऊपर छोटे से लोहे के डब्बे में रखा, जिसमें माचिस और अगरबत्ती रहती थी। फिर मोबाइल उठाया और अपने पुराने वकील शर्मा जी का नंबर ढूंढने लगी। उनका नंबर एक पुराने मैसेज में पड़ा था, जो रोहित के लोन डॉक्यूमेंट बनवाते समय सेव किया था। मैंने नंबर देखा, दिल ने हल्का सा धक्का दिया। सरला, क्या सच में तू अपने बच्चों को वसीयत से बाहर कर देगी? दूसरे ही पल अंदर से आवाज़ आई, जिसने तुझे इंसान नहीं बस AEM समझा, उसके लिए अपनी मेहनत की कमाई छोड़ना भी गुनाह है। ये पैसा अब किसी ऐसे के काम आए जिसे सच में माँ की ज़रूरत हो। उस रात मैं फ़ोन नहीं किया, बस मोबाइल को तकिए के पास रखकर लेट गई। कमरा अंधेरा था, पर दिमाग में एक एक बात साफ दिखाई दे रही थी। मैं अकेली ज़रूर हूँ, लेकिन बेबस नहीं। मेरे पास मेरा घर है, मेरी जमा पूंजी है, मेरी समझ है, और सबसे ज़रूरी बात, अब मेरे पास ना कहने की हिम्मत है। सुबह की अज़ान और पूजा की घंटियां मिलकर बाहर से आ रही थीं जब मेरी आंख खुली। मैंने चाय चढ़ाई, कुर्सी पर बैठकर
2-3 गहरी सांस लीं और फिर मोबाइल उठाकर शर्मा जी का नंबर डायल कर दिया। हेलो शर्मा जी, मैं सरला देवी बोल रही हूँ। याद है आपने 2 साल पहले मेरी वसीयत बनाई थी? उधर से उनकी शांत आवाज़ आई। हाँ हाँ, कैसे भूलूं स्कूल वाली मैडम। बोलिए, सब ठीक तो है? मैंने एक पल को खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर दूध वाला साइकिल से जा रहा था। सामने वाली बालकनी में किसी ने तुलसी को पानी डाला। आसमान थोड़ा गुलाबी था। नहीं शर्मा जी, मैंने धीरे से कहा, अब सब ठीक करना है। मुझे अपनी वसीयत बदलनी है। अच्छा, तो आप आज ही ऑफिस आ जाइए। उन्होंने कहा, सिर्फ इतना याद रखिए, वसीयत आपका हक है, बच्चों का नहीं। जो चाहे लिखिए, मैं समझा दूंगा। फ़ोन कट गया। मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कितना आसान था यह सुनना। ये आपका हक है, क्योंकि सालों से तो मैं सिर्फ ये सुनती आई थी। माँ, ये प्रॉपर्टी तो वैसे भी हमारी ही है ना, आप तो हमारे लिए ही जिंदा हैं। मैंने नीली साड़ी की जगह साधारण कॉटन की साड़ी पहनी, छोटा सा पर्स उठाया, उसमें बैंक पासबुक, पुरानी वसीयत और 2-3 ज़रूरी कागज़ रखे। दरवाजे पर ताला लगाते वक्त मैंने अपने घर को अच्छे से देखा। ये दीवारें, ये पर्दे, ये छोटा सा मंदिर, ये डाइनिंग टेबल, सब कुछ मैंने अपने हाथ से बनाया था। अब पहली बार लग रहा था कि शायद ये सब सिर्फ बच्चों का हक नहीं, मेरा भी है। शर्मा जी का दफ्तर पास के ही बाजार में था। नीचे मेडिकल स्टोर, ऊपर उनका छोटा सा ऑफिस। मैं सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त थोड़ा हाफ गई, लेकिन दिल अजीब तरह से हल्का था। दरवाजे पर लगी घंटी टन टन बजी। अंदर पुरानी फाइलों की हल्की सी गंध थी, हवा में चाय की खुशबू मिली हुई थी। आइए आइए सरला जी। शर्मा जी ने कुर्सी से उठकर मुझे बैठाया। तो बताइए, बच्चों को बराबर बराबर से ज़्यादा देना है क्या? उन्होंने हंसते हुए पूछा, जैसे ज़्यादातर माँ बाप यही कहते होंगे। मैंने सीधा उनकी आंखों में देखा और धीरे धीरे कहा, नहीं शर्मा जी, इस बार मैं खुद को देना चाहती हूँ, इज्जत, और अपनी मेहनत का फल देना चाहती हूँ उन लोगों को जो सच में भूखे हैं, पैसे के नहीं, मौके के भूखे। उन्होंने भौहें थोड़ी ऊपर की। मतलब? मैंने अपना पुराना वसीयतनामा मेज़ पर रख दिया। ये वाली वसीयत आप फाड़ दीजिए। नई वसीयत में लिखिए, मेरी आधी संपत्ति एक ट्रस्ट को जाए, जो विधवा औरतों और बूढ़े माता पिता के लिए हो, जिन्हें उनके बच्चे छोड़ गए हैं। बाकी आधी पैसा उस फाउंडेशन को, जो गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करता है। और हाँ, रोहित और नेहा के लिए बस इतना लिखिए कि मैंने उन्हें जिंदगी भर से ज़्यादा दिया, लेकिन उन्होंने मुझे माँ से कम समझा। इसीलिए मैं उन्हें माफ़ तो करती हूँ, पर अपनी दौलत नहीं छोड़ती। शर्मा जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, सोच लीजिए। बाद में बच्चे कोर्ट में जाकर कह सकते हैं कि आप पर किसी ने दबाव डाला था। वो आप पर केस भी कर सकते हैं। मैंने गहरी सांस ली। शर्मा जी, जिंदगी भर मैंने डर डर कर फैसले किए, इस डर से कि कहीं बच्चे मुझसे नाराज़ ना हो जाए। आज पहली बार मैं ये फैसला खुद के लिए ले रही हूँ। जो करना है, आज ही कीजिए। उन्होंने नई वसीयत टाइप करना शुरू की। बीच बीच में मुझे समझाते रहे, ये लाइन लिख देंगे तो कोई भी बच्चा बाद में ये नहीं बोल पाएगा कि आप होश में नहीं थी। यहाँ आपकी साइन के साथ साथ गवाहों की साइन भी होगी, ताकि कानूनी रूप से सब मजबूत रहे। मैं चुपचाप सुनती रही। मुझे अच्छा लग रहा था कि वो एक एक चीज़ आसान भाषा में समझा रहे थे, जैसे मैं अपने बच्चों को कभी मैथ्स का सवाल समझाती थी। करीब 1 घंटे बाद कागज़ तैयार थे। मेज़ पर एक जगह खाली छोड़ी गई थी मेरी साइन के लिए। शर्मा जी ने पेन मेरी तरफ बढ़ाया। सोच लीजिए सरला जी, एक बार साइन कर दिया तो आपके बच्चों को सिर्फ कानून का नहीं, आपके फैसले का भी सामना करना पड़ेगा। मैंने पेन हाथ में लिया। उसी समय मेरा मोबाइल टेबल पर वाइब्रेट हुआ। व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आया, फैमिली ग्रुप, 23 नए मैसेज। दिल धक से रह गया। मैंने स्क्रीन खोली। ग्रुप में रोहित ने मैसेज किया था, माँ, आज रात बात करनी है, बहुत ज़रूरी। आपने क्या किया है, हमें सब पता चल गया। नीचे नेहा का मैसेज, माँ, प्लीज़ कोई जल्दबाजी मत कीजिए। मेरे हाथ में पकड़ा पेन हल्का सा कांपा। मैंने स्क्रीन ऑफ कर दी। सामने मेज़ पर रखे कागज़, बगल में पेन और दिमाग में बच्चों की आवाज़ें, सब एक साथ गूंज रहे थे। मैंने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछा, सरला, तू आज भी दूसरों के डर से जिएगी या पहली बार अपने लिए जिएगी?
मैंने आंखें खोली, पेन आगे बढ़ाया और जैसे ही साइन करने को कागज़ के पास पेन लाया, ऑफिस के बाहर से किसी ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलिए, हमें अभी बात करनी है। आवाज़ पहचानने में मुझे एक पल भी नहीं लगा। ये मेरे ही बच्चों की आवाज़ थी। पेन मेरी उंगलियों के बीच अटका रह गया, साइन अभी अधूरा था और मैं सोच रही थी, क्या मैं दरवाज़ा खोलूंगी या पहले अपनी नई ज़िंदगी पर साइन करूंगी? दरवाज़ा फिर से ज़ोर से पीटा गया। खोलिए, हमें पता है आप अंदर हैं। शर्मा जी मेरी तरफ देखने लगे। लगता है आपके बच्चे आ गए हैं। मेरे सीने में हल्का सा दर्द उठा, पर इस बार डर नहीं था, बस एक गहरी थकान थी। मैंने पेन मेज़ पर रख दिया और कुर्सी से उठी। दरवाज़ा खोलते ही रोहित लगभग धक्का देते हुए अंदर आ गया। नेहा उसके पीछे पीछे और दोनों के पीछे पीछे मेरा छोटा सा दामाद वरुण, और मोबाइल पर कुछ देखते हुए जैसे कोर्ट की तैयारी करके आए हों। माँ, ये क्या चल रहा है? रोहित की आवाज़ में वो वाला प्यार नहीं था जो किसी को अपनी माँ की चिंता हो, बल्कि वो वाला गुस्सा था जो किसी को अपनी जेब की चिंता हो। मैंने बस इतना कहा, बैठ जाओ। शर्मा जी ने कुर्सियां खिसकाकर उन्हें बैठने का इशारा किया। नेहा ने बिना बैठे ही बोलना शुरू कर दिया, माँ, पापा तो रहे नहीं, अब आप ही हो। अगर आप अपनी वसीयत बदल दोगी तो कल को हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमें अंकल मार्क यानी मामा ने बताया कि आप प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट को देना चाहती हो। ये सब क्या है? हम पर भरोसा नहीं है क्या? मैंने पहली बार नेहा के चेहरे को बिना माँ वाली नज़र से देखा, जैसे कोई टीचर अपनी स्टूडेंट को देखती है। भरोसा? मैं हल्का सा मुस्कुरा दी। बेटा, भरोसा तो उस दिन टूट गया था जब मेरे ही जन्मदिन पर तुम लोग किसी और को सुपर मॉम बोल रहे थे। रोहित तुरंत बीच में कूद पड़ा। ओह प्लीज़ माँ, वो बस एक पार्टी थी। रेखा आंटी ने हमें बचपन में भी संभाला है। हमने सोचा उन्हें भी थोड़ी खुशी दे दें। इसमें इतना बड़ा इशू क्या है? आप भी तो उनके बच्चों को अपने जैसा मानती थी ना? मैंने शांति से कहा, मानती थी, पर फर्क ये है रोहित कि मैंने तुम्हें कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरी असली औलाद नहीं हो। तुम लोगों ने मुझे अपने ही दिन पर यह एहसास दिलाया कि असली माँ कोई और है। कमरा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। सिर्फ पंखे की हल्की आवाज़ और बाहर से आती हॉर्न की धुन सुनाई दे रही थी। तभी शर्मा जी ने धीरे से गला साफ किया। देखिए, मैं वकील हूँ, लेकिन आज मैं आप सबको थोड़ी आसान भाषा में बात समझा देता हूँ। उन्होंने कहा, भारत के कानून के हिसाब से आपकी माँ की जो भी खुद की कमाई की संपत्ति है, उसे हम स्व अर्जित संपत्ति कहते हैं। उस पर सबसे बड़ा हक उन्हीं का है। चाहे तो बराबर बराबर आप दोनों को दें, चाहे सब किसी ट्रस्ट को दे दें, चाहे सब किसी एक अनजान बच्चे को दे दें, ये उनका कानूनी हक है। आप लोग माँ बाप हो तो सोचिए, क्या आप अपने पैसों पर इतना भी हक नहीं रख पाओगे? रोहित ने कुर्सी पर मुट्ठी भींच ली। तो क्या हम इस घर के लिए कुछ भी नहीं हैं? हमने क्या कभी कुछ नहीं दिया? मैं अब तक चुपचाप सुन रही थी। दिया है बेटा। कभी कभी मेरे लिए दवा पानी ले आए, कभी गैस सिलेंडर उठाकर लगाया, पर यह सब माँ के लिए किया या मालिक के लिए, ये आज साफ दिख रहा है। और रही बात घर की, मैं थोड़ा आगे झुककर बोली, कागज़ों पर तो ये घर मेरा है, पर सालों से तुम लोगों ने उसे होटल समझा है। जब मन हुआ आए, जब मन हुआ चले गए। बीच के खाली दिनों में ये सिर्फ मेरे अकेलेपन का हॉस्टल बना रहा। नेहा की आंखें भरने लगीं। माँ, आपको लगता है हम आपसे प्यार नहीं करते? मैंने बहुत सीधी बात कही। प्यार यादों से नहीं, आदतों से दिखता है। नेहा, मेरे लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं होता, लेकिन रेखा के लिए केक काटने का समय खुद बन जाता है। मेरी तबीयत पूछने के लिए तुम्हारे पास डेटा नहीं होता, पर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हर महीने रिचार्ज हो जाता है। अब तुम ही बताओ, प्यार किस तरफ ज़्यादा घूमता है? वरुण बीच में बोल पड़ा। माँ जी देखिए, इमोशनल मत होइए, प्रैक्टिकल सोचिए। कल को अगर आपको कुछ हो गया तो ये सब प्रॉपर्टी वैसे भी हमारे हिस्से में आएगी। तो अभी से लिख दीजिए ना, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं अंदर से हंसी, पर ऊपर से मुस्कुराई ही। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया तुमने वरुण। मैंने कहा, ज़रा शर्मा जी, आप ही समझा दीजिए इसको कि वैसे भी हमारे हिस्से आने वाली बात कितना सच है। शर्मा जी ने फाइल से एक कागज़ निकाला और धीरे धीरे बोले, देखिए, बिना वसीयत के भी कानून के हिसाब से बच्चों को हिस्सा मिलता है,
पर वो हिस्सा गारंटी नहीं है। कोर्ट कचहरी झगड़े समय सब लगता है। और दूसरी बात, अगर कोई इंसान साफ साफ लिख कर जाता है कि मैंने ये फैसला अपनी मर्जी से लिया है, तो बाद में बच्चे चाहे जितना भी ड्रामा करें, कानूनी रूप से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपकी माँ अपनी वसीयत बदलना चाहती हैं तो उन्हें रोकने का आपके पास कोई कानूनी हक नहीं है, सिर्फ भावनात्मक बहस है। रोहित की आवाज़ ऊंची हो गई। तो आप हमें भड़का रहे हैं कि हम अपनी माँ से कुछ न मांगे? नहीं बेटा, शर्मा जी ने शांत रहते हुए कहा। मैं सिर्फ आपको यह सिखा रहा हूँ कि माँ बाप का पैसा उन पर एहसान नहीं, उनकी मेहनत का फल है। और हर फल खाने का हक सिर्फ उसी को है जिसने पेड़ लगाया और सींचा है। मैंने पहली बार महसूस किया कि कोई मुझे मेरी ही भाषा में समझा रहा है। जैसे मैं बच्चों को पढ़ाते समय कहती थी, कॉपी तुम लोगों की है लेकिन मार्क्स मेरे हाथ में है। नेहा अचानक रोने लगी। माँ, प्लीज़ ऐसा मत करो ना। लोग क्या कहेंगे? सब बोलेंगे कि देखो, बच्चों को वसीयत से निकाल दिया। आपके बाद हमारा सहारा कौन होगा? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। सहारा? बेटा, सहारा हमेशा पैसा नहीं होता। जब मैं अकेली अस्पताल गई थी तब किसने सहारा दिया था? जब रात में ब्लड प्रेशर हाई हुआ तब किसने गाड़ी लेकर भाग भाग कर डॉक्टर तक पहुंचाया था? कमला दीदी, पड़ोस की राधा, और कभी कभी तो हमारा दूध वाला तक। तुम लोग तब कहाँ थे? उस समय तुम्हें नहीं लगा कि माँ का सहारा बनना है? आज तुम्हें माँ की प्रॉपर्टी का सहारा चाहिए। कमरे में एक बार फिर चुप्पी फैल गई। मैंने खुद को भीतर से बहुत हल्का महसूस किया, जैसे सालों से गले में फंसी बात आज बाहर आ रही हो। कुछ मिनट ऐसे ही बीत गए। फिर मैंने एक एक शब्द साफ साफ कहे। देखो, आज मैं तुम्हारे सामने दो बातें साफ करती हूँ। पहली, तुम्हारा बर्ताव अगर वही रहा जो आज तक रहा है तो ये वसीयत कभी तुम्हारे नाम नहीं होगी। दूसरी, मैं बदला लेने के लिए ये सब नहीं कर रही। मैं बस उन लोगों को देना चाहती हूँ जो सच में खाली हाथ हैं। तुम लोग खाली हाथ नहीं हो। तुम लोगों के पास जवान शरीर है, दिमाग है, नौकरी है, घर है। पर इन सब के बावजूद तुम और चाहते हो, वो और मैं नहीं दूंगी। रोहित ने टेबल पर हाथ पटका। मतलब आप हमें सजा दे रही हैं? नहीं, मैंने शांति से जवाब दिया। मैं खुद को इंसाफ दे रही हूँ। इतने में शर्मा जी ने कहा, देखिए, अभी कोई साइन नहीं हुआ है। आप लोग अपनी माँ के साथ घर जाइए, 2-3 दिन सोचिए। अगर सच में आपके दिल में बदलाव आता है तो शायद आपकी माँ भी अपना मन बदल दें। कानून कहता है कि वसीयत आखिरी सांस तक बदली जा सकती है। इसका मतलब ये भी है कि रिश्ते भी आखिरी सांस तक सुधर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ डर दिखाकर मन बदलवाना चाहते हैं तो याद रखिए, डर भले ही साइन रुकवा दे, पर दिल से इज्जत हमेशा के लिए हट जाएगी। मैंने शर्मा जी की तरफ कृतज्ञता से देखा। उन्होंने साइन वाला कागज़ एक फाइल में रखा। ये यहाँ रहेगा जब तक आप खुद ना कहें। मैं इसे बाहर नहीं निकालूंगा। हम चारों ऑफिस से बाहर निकले। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त मेरा एक एक कदम भारी था, लेकिन दिमाग अब पहले से ज़्यादा साफ था। नीचे बाजार में भीड़ थी, सब अपने अपने काम में लगे हुए। मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था, मैं अब किस काम में लगूं, बच्चों को बचाने में या खुद को बचाने में। ऑटो में बैठते ही नेहा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। माँ, प्लीज़, आप हमें इतना खराब मत समझो। हाँ, हमने गलती की। रेखा के साथ पार्टी करके आपको चोट पहुंचाई। हमने सोचा भी नहीं था कि आप इतना अकेला महसूस करोगी। पर आप ही तो कहती थी, बुजुर्ग लोग दिल बड़ा रखा करें, छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लिया करें। अब आप ही हमें छोड़ा छोड़ा जैसा महसूस करा रही हो। मैंने हल्का सा सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। बेटा, जब बर्तन में दरार पड़ जाए तो पानी रखा जा सकता है, पर भरोसा नहीं। मैं दिल छोटा नहीं कर रही, मैं बस जिंदगी की सीख ले रही हूँ। और एक बात, जो अपने बुजुर्गों को उनके जन्मदिन पर याद नहीं रखते, वे उनके मरने के बाद भी सिर्फ पैसे को याद रखते हैं, इंसान को नहीं। घर पहुंचकर हमने चुपचाप खाना खाया। किचन में थालियां धोने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन दिल में सालों के शब्द टकरा रहे थे। रात में रोहित ने कहा, माँ, हम कल फिर आकर बात करेंगे। आप भी सोचिए, हम भी सोचेंगे। नेहा ने धीरे से मेरा माथा चूमा, शायद कई सालों बाद। गुड नाइट माँ।
उसने कहा। मैंने बस इतना कहा, गुड नाइट बेटा। दरवाज़ा बंद हुआ। घर में फिर से वही पुरानी खामोशी, पर इस बार उसमें एक नया सवाल गूंज रहा था। क्या ये लोग सच में मुझे समझने आएंगे या बस मेरी वसीयत बचाने? 2 दिन तक बच्चों का कोई फ़ोन नहीं आया, न कॉल न मैसेज। बस फैमिली ग्रुप पर रेखा की नई नई फ़ोटो, मंदिर ट्रिप, कैफ़े सेल्फी, सब में कैप्शन, ब्लेस्ड विद द बेस्ट फैमिली। मैंने धीरे धीरे कुछ और कदम खुद के लिए बढ़ाने शुरू किए। पास के मंदिर के पीछे वाली गली में एक छोटा सा वृद्ध आश्रम था, जहाँ कुछ बूढ़ी माँ बहनें रहती थीं। उनमें से कई के बच्चे तो जिंदा थे, पर उन्हें छोड़कर चले गए थे। मैं कभी कभी उनके लिए फल फ्रूट लेकर जाती थी, पर इस बार मैं खाली हाथ गई, सिर्फ बात करने। सविता नाम की एक आंटी ने मुझे पास बिठाया। क्यों बहन, आज चेहरे पर बड़ा बोझ लग रहा है। सब ठीक? मैंने हंसते हुए कहा, ठीक ठाक ही समझ लो। बस सोच रही हूँ अपने जीते जी किसी के काम आऊं या मरने के बाद बच्चों के बैंक बैलेंस में एक लाइन बनकर रह जाऊं। वो हंस पड़ी। हम सब यही गलती करते हैं सरला, जिंदगी भर बच्चों के लिए जीते हैं और आखिर में उनकी वसीयत बनकर रह जाते हैं। कभी खुद की भी वसीयत लिखो, जिसमें लिखा हो, आज से मैं खुद के लिए जीऊंगी। उसकी बात मेरे दिल में चुपचाप उतर गई। मैंने तय कर लिया, जो करना है आधा अधूरा नहीं करूंगी। या तो बच्चों को साफ साफ समझाकर अपनी सीमा तय करूंगी, या फिर उनसे दूरी बनाकर अपनी नई राह चुनूंगी। तीसरे दिन शाम को जब मैं पूजा की थाली रखकर आरती खत्म कर रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने सोचा शायद दूध वाला होगा, पर दरवाज़ा खोला तो सामने पूरा डेली सोप खड़ा था। रोहित, नेहा, वरुण और उनके पीछे पीछे साड़ी के पल्लू को स्टाइल से संभालती हुई रेखा। मेरे दिल ने एक अजीब सा पलटा मारा। रेखा ने वैसे ही मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ दिए। नमस्ते सरला जी। आज सोचा थोड़ा समय निकाल ही लेते हैं, असली माँ के लिए भी। उसके इस एक वाक्य ने मेरी रग रग में पुरानी सारी चुभन जगा दी। पर इस बार मैंने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, आइए। सब ड्राइंग रूम में बैठ गए। रेखा ने चारों तरफ देखा और बोली, वही पुराना घर, वही पुरानी चीज़ें, बस एक चीज़ नई है। ये सुनने में आया कि आपने हमें वसीयत से निकालने की प्लानिंग कर ली है। रोहित और नेहा ने एक दूसरे की तरफ देखा। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रेखा इतनी सीधे बात करेगी। मैंने चाय का ट्रे सामने रखी। तो तुम लोगों ने मीटिंग बुला ही ली। बोलो, एजेंडा क्या है? माँ का दिल बदलो या माँ की वसीयत बचाओ? रेखा ने कप उठाते हुए कहा, सरला जी, सीधी बात करूं? आपकी उम्र हो गई है, इमोशनल होना स्वाभाविक है। पर देखिए, बच्चों ने भी तो आपकी कितनी सेवा की है। रोहित ने आपके लिए कार ली, नेहा आपकी दवाई लाती है, त्योहार पर आते हैं जाते हैं। अब एक छोटी सी गलती के लिए आप पूरी जायदाद ट्रस्ट को दे देंगी। कल को समाज क्या कहेगा? लोग बोलेंगे, देखो, माँ ने बच्चों को सबक सिखाने के लिए भूखे नंगे लोगों पर अपना पैसा लुटा दिया। उसके शब्दों में प्यार कम और ताना ज्यादा था। बहुत सालों से मैं चुप रहती आई थी, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा था, अगर आज भी चुप रही तो संभालने के लिए मेरे पास खुद भी नहीं बचूंगी। मैंने रेखा की आंखों में देखकर कहा, समाज क्या कहेगा? ये सोच सोचकर ही तो हम औरतें पूरी जिंदगी चूल्हे में झोंक देती हैं। अब पहली बार मैं ये सोच रही हूँ कि सरला खुद अपने बारे में क्या कहेगी। और रही बात बच्चों की सेवा की, सच्ची सेवा वो होती है जो बिना इन्वेस्टमेंट सोचे की जाए। तुम लोग मेरे पास डिविडेंड लेने आए हो और मैं जिंदगी भर खुद को ही घाटे में रखती रही। अब मैं थोड़ा सा प्रॉफिट उन लोगों को देना चाहती हूँ जिन्हें सच में किसी की ज़रूरत है। रोहित अचानक खड़ा हो गया। माँ, अगर आपने वसीयत बदली ना, तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। हम कोर्ट जाएंगे, सबको बताएंगे कि आप पर बाहर वालों ने जादू टोना कर दिया है। आपको कोई एनजीओ वाले भड़का रहे हैं। आपकी इज्जत भी दांव पर लगेगी, हमारी भी। नेहा ने घबराकर उसका हाथ पकड़ा। रोहित, प्लीज़। मैंने बहुत धीरे लेकिन साफ शब्दों में कहा, जो बच्चे अपनी माँ के दिल पर सालों तक चोट मार सकते हैं, उन्हें अब उसकी इज्जत की चिंता कैसे हो रही है, ये भी देख रही हूँ मैं। कोर्ट जाना है, जाओ, पर उससे पहले ये समझ लो, इस बार मैं डरकर पीछे नहीं हटूंगी। उसी समय वरुण ने एक चाल चली। ठीक है माँ जी, मान लेते हैं आप हमसे नाराज़ हैं,
एक काम कीजिए, अपनी कुछ प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दे दीजिए, कुछ हमें भी देती रहिए, क्योंकि आखिर में तो हम ही आपका ध्यान रखेंगे ना। मैं हंस पड़ी। ध्यान? जो मेरे जन्मदिन पर मेरे घर नहीं आए, वो बूढ़ी हड्डियों के दर्द का ध्यान रखेंगे? रेखा अब तक चुप थी, पर अब उसने अपनी असली बात रखी। सरला जी, देखिए, मैं सीधे बोलती हूँ। बच्चों ने कहा है, अगर आप चाहें तो आपके जाने के बाद ये घर मेरे नाम कर सकते हैं, ताकि मैं इन्हें संभाल सकूं। आखिर मैंने भी तो इनको पाला है, थोड़ा हक मेरा भी बनता है ना। ये सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में जैसे बर्फ दौड़ गई। अब बात साफ थी। ये लोग सिर्फ मेरे बच्चों के हिस्से की बात नहीं कर रहे थे, ये लोग मेरी पूरी जिंदगी पर कब्जा करने की प्लानिंग लेकर बैठे थे। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो असली एजेंडा ये है, माँ अपने जीते जी बच्चों की गुलाम रहे और मरने के बाद पूरी जायदाद सौतेली माँ की गोद में चली जाए। सही समझी मैं? कमरा एकदम सन्नाटे में डूब गया। किसी के पास तुरंत जवाब नहीं था। सिर्फ बाहर से पटाखों की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। मोहल्ले में किसी का जन्मदिन होगा या कोई छोटी मोटी पूजा। मैंने धीरे लेकिन बहुत साफ आवाज में कहा, आज के बाद मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगी। या तो तुम लोग मुझे जिंदा इंसान की तरह इज्जत देना सीखो, या फिर मुझे मरा हुआ एटीएम समझकर अभी से मेरे घर से निकल जाओ। रेखा ने हल्की सी तिरछी नज़र से रोहित और नेहा की तरफ देखा, जैसे उन्हें बोल रही हो, कुछ बोलो। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कहता, मेरे मोबाइल पर अचानक कॉल आया। स्क्रीन पर नंबर अनजान था, पर लोकेशन उसी वृद्ध आश्रम की थी जहां मैं 2 दिन पहले गई थी। मैंने कॉल उठाया। जी, उधर से भारी आवाज़ आई, नमस्ते, क्या मैं सरला जी से बात कर रहा हूँ? आप कल हमारे आश्रम आई थी। आपने बोला था कि आप बुजुर्गों के लिए कुछ करना चाहती हैं। एक ज़रूरी बात बतानी थी। आज रात हमारे यहाँ से एक दादी को उनके अपने बेटे बहू छोड़कर गए हैं, बस एक छोटे से बैग के साथ। उनके पास कुछ पैसे हैं, कुछ गहने हैं, और वो किसी भरोसेमंद इंसान की तलाश में है जो उन्हें धोखा न दे। उन्होंने आपका नाम लिया है। मैंने हक्का बक्का होकर पूछा, मेरा नाम? जी हाँ, उधर से जवाब आया। उन्होंने कहा, मैं अपनी आखिरी जायदाद किसी ऐसे को देना चाहती हूँ जो समझे कि बुजुर्ग भी इंसान होते हैं, सिर्फ और AT.am नहीं। क्या आप आज रात आ सकती हैं? कमरा अभी भी चुप था। सबकी नज़रें मुझ पर थीं। मेरे हाथ में मोबाइल, सामने मेरे अपने बच्चे, और दूसरी तरफ वो आवाज़ जो मुझे ऐसे बुला रही थी जैसे जिंदगी कोई नया दरवाज़ा खोल रही हो। मैंने धीरे से हाँ कहा या ना, ये मैं खुद भी कुछ पल के लिए नहीं समझ पाई। बस इतना समझ आ रहा था, आज जो फैसला मैं लूँगी वो सिर्फ मेरी वसीयत नहीं बदलेगा, शायद मेरी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल देगा। और मेरे अपने बच्चे, जो सालों से मेरा हक बोल बोल कर मेरे दिल पर बोझ बन चुके थे, अब उन्हीं के सामने मुझे तय करना था, मैं किसकी माँ बनकर अपना आखिरी अध्याय लिखूंगी। उनकी, जो मुझे सिर्फ पैसे से मापते हैं, या उन लोगों की जिन्हें बस एक इंसान की ज़रूरत है। मैंने मोबाइल कान से हटाकर देखा। बच्चों की आंखें मुझ पर जमी थीं और मेरे होठों पर बस एक ही सवाल था, क्या मैं आज रात उस आश्रम जाऊंगी या यहीं बैठकर फिर से डर के आगे झुक जाऊंगी। फ़ोन पर से कॉल कटते ही कमरे में सन्नाटा और भी गहरा हो गया। सबकी नज़रें मुझ पर थीं, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं भी खुद को देख रही हूँ, जैसे आईने में नहीं, लेकिन अंदर से। मैंने धीरे से कहा, आश्रय से फ़ोन था। एक दादी को उनके अपने बच्चे अभी अभी छोड़कर गए हैं। वो किसी भरोसेमंद इंसान की तलाश में है। उनका कहना है कि मैं वही इंसान हूँ। रेखा ने हल्के ताने से कहा, वाह, अब आप बुजुर्गों की नेता बनेंगी क्या? पहले अपने ही घर के रिश्ते तो संभाल लो। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस चाबियों का गुच्छा उठाया, पर्स कंधे पर टांगा और बोली, रिश्ते वही संभालते हैं जिन्हें रिश्ते याद हों। तुम लोग बैठो, अगर रुकना है तो रुकना, अगर जाना है तो जाना। मुझे इस वक्त वहाँ जाना ज़रूरी लग रहा है। पहली बार कोई मुझे पैसे लेने नहीं, भरोसा देने के लिए बुला रहा है। रोहित गुस्से से बोला, माँ, ये सब ड्रामा बंद कीजिए, आप कहीं नहीं जाएंगी, अभी बैठकर बात करेंगे। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए रुकी। बेटा, सालों तक तुमने तय किया कि मैं कब बोलूं, कब चुप रहूं, कब फ़ोन करूं, कब इंतज़ार करूं।
अब एक बार मैं तय कर रही हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। मैं रात तक लौट आऊँगी। अगर तब भी तुम्हें सिर्फ वसीयत की चिंता होगी तो फिर अगली बार तुम्हारे आने की ज़रूरत नहीं। नेहा की आंखों में कुछ नरम सा दिखा। माँ, हम भी चलें आपके साथ? मैंने उसे देखा। आज नहीं। आज मुझे खुद समझना है कि मैं किस तरफ खड़ी हूँ। त्याग करने वाली औरतों के साथ या हक मांगने वाले बच्चों के साथ। कल अगर तुम सच में समझना चाहो तो चलना, पर आज अगर तुम साथ आई भी तो दिल से नहीं, सिर्फ जासूस बनकर आओगी। मैं बाहर निकल गई। सीढ़ियां उतरते वक्त मेरे घुटने ज़रूर दुख रहे थे, लेकिन कदम भारी नहीं थे। ऑटो लिया और सीधे आश्रम की तरफ निकल पड़ी। आश्रय कोई बहुत बड़ा भवन नहीं था। 2 मंजिला पुरानी सी इमारत, बाहर एक छोटा सा बोर्ड, अपना सहारा वृद्ध आश्रम। पेंट भी थोड़ा उतर चुका था। फाटक खोलते ही अंदर से हल्की सी अगरबत्ती की खुशबू और किसी के भजन गाने की आवाज़ आ रही थी। गेट पर एक युवा लड़की बैठी थी, शायद केयरटेकर। आप सरला जी हैं? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। जी, आइए, शांति देवी आपका इंतज़ार कर रही हैं। मैं अंदर एक कमरे में गई। 4-5 लोहे के बेड, एक कोने में अलमारी, दीवार पर भगवान की तस्वीर और उसके नीचे कुछ दवाइयाँ रखी थीं। एक कमज़ोर सी झुर्रियाँ भरा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें बिस्तर पर बैठी हुई मुझे देख रही थीं। आओ बेटी, उन्होंने हाथ बढ़ाया। तुम ही हो ना सरला, जो कल आई थीं और बोली थीं कि बुजुर्गों को भी अपने पैसों पर हक होता है? मैं उनके पास बैठ गई। जी, मैं ही हूँ, मैंने मुस्कुराकर कहा। आपने मेरा नाम कैसे याद रखा? वो हल्के से हंसी। जिसको जिंदगी भर सिर्फ अम्मा @T.M प्रॉपर्टी कहकर बुलाया गया हो, उसके लिए अपना नाम लेने वाला कोई भी चेहरा जल्दी भूलता नहीं। मेरी आंखें नम हो गईं। बताइए, क्या बात है? शांति देवी ने पास रखे छोटे से बैग की तरफ इशारा किया। ये बैग जो दिख रहा है ना, इसमें 2-3 सूट, थोड़ी सी दवाई, कुछ कागज़ और थोड़े से गहने हैं। आज सुबह मेरे बेटे बहू मुझे यहाँ छोड़कर गए। बोले, अम्मा, आपके लिए ये जगह ठीक है, हम हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डाल देंगे। जाते जाते बहू ने कान में कहा, बस सारा सोना और बैंक की फाइल हमारे नाम साइन कर दीजिए, वरना बच्चों के सामने हमारी इज्जत चली जाएगी। उन्होंने गले से चेन उतारी जिसमें छोटी सी चाबी लटकी थी। ये चाबी लॉकर की है। मेरे पास थोड़ी सी ज़मीन भी है गांव में। मेरा बेटा चाहता है कि सब उसके नाम हो जाए, ताकि बाद में वो बेचकर शहर में बड़ा फ्लैट ले सके। पर मेरा मन कहता है, जिस दिन मैं सब दे दूंगी उसी दिन वो आश्रम में मिलने भी नहीं आएगा। मैंने उनका हाथ थामा। तो आप क्या चाहती हैं? उन्होंने मेरी तरफ गहराई से देखा। मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद मेरा पैसा किसी ऐसे के काम आए जो सच में भूखा है, खाने के लिए, दवा के लिए, पढ़ाई के लिए। पर डरती हूँ कोई मुझे धोखा ना दे। मेरे बेटे ने कहा, वसीयत में जो नाम लिखोगी वही सब ले जाएगा। मेरे मन में तुम आ गई। मैंने मैनेजर से कहा, उस सरला का नंबर लो जो कल आई थी और बोली थी, अपने ऊपर भी खर्च करो, सिर्फ अब बच्चों पर मत मर जाओ। उनकी बात सुनकर एक पल के लिए मैं बिल्कुल शांत हो गई। मेरे अंदर जैसे 2 आवाज़ें लड़ रही थीं। एक कह रही थी, देखो, ऊपर वाला तुम्हें बोनस भेज रहा है, तुम अपने बच्चों से काट रही हो, पर कोई और तुम्हें अपनी जायदाद सौंपने को तैयार है। दूसरी आवाज़ कह रही थी, सरला, तू वही गलती मत करना जो तेरे बच्चों ने की। किसी कमज़ोर इंसान को साइन करवाने वाली बन गई तो तू भी उनके जैसी हो जाएगी। तू अलग बनना चाहती है ना? मैंने धीरे धीरे कहा, शांति दीदी, मैं आपकी जायदाद नहीं लूँगी। उन्होंने चौंक कर पूछा, क्यों? क्या मैं तुम्हें भरोसे लायक नहीं लगी? मैं तुरंत बोली, नहीं, ऐसा नहीं। पर मैं खुद अभी अभी ये सीख रही हूँ कि किसी बुजुर्ग का पैसा सिर्फ उसके बच्चों का हक नहीं होता। अगर मैं भी आपको बोल दूँ, सब मेरे नाम कर दो, तो मैं भी आपके बच्चों जैसी ही हो जाऊंगी, बस नाम अलग होगा। मैं चाहती हूँ कि आप जो करें, सोच समझ कर करें, बिना डर के करें और इस तरह करें कि बाद में कोई कानूनी लड़ाई ना हो। उन्होंने राहत की सांस ली। तो फिर मैं क्या करूँ? मैंने मोबाइल निकाला। एक काम करते हैं, मेरे वकील शर्मा जी को बुलाते हैं, वो आपकी भी वसीयत बना देंगे जैसे मेरी बना रहे हैं। आप उन्हें साफ साफ बोलिए, मैं सब किसी ट्रस्ट के नाम कर रही हूँ, या थोड़ा आश्रम को, थोड़ा किसी स्कूल को, जो आपका मन कहे।
पर यह ध्यान रखना, किसी भी कागज़ पर साइन तभी करना जब हर बात आपको आम भाषा में समझ आ जाए। कोई भी माँ बाप की इज्जत का नाम लेकर आपसे आपकी मेहनत न छीन पाए। आश्रय के मैनेजर को मैंने शर्मा जी का नंबर दिया। थोड़ी ही देर में शर्मा जी वहाँ आने को तैयार हो गए। आप तो लगता है आजकल मेरा रिटायरमेंट आगे बढ़ा देंगी, उन्होंने हंसते हुए कहा। चलता हूँ आश्रम। 2-3 मामलों में अगर लोगों को समय पर समझा पाए तो बहुत से झगड़े पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। मैंने कॉल रखा तो शांति देवी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। बेटी, तू खुद क्या करेगी अपनी जायदाद का? मैंने कुछ पल सोचा। सच बताऊं दीदी, पहले मैं सब रोहित नेहा को ही छोड़ने वाली थी। फिर उनके बर्ताव ने मुझे इतना तोड़ दिया कि मैं सब उनसे छीनकर सिर्फ ट्रस्ट को देना चाहती थी, जैसे सजा दे रही हूँ दोस्तों में मथुरापुरा क्रीनी में। पर आज समझ आ रहा है, जायदाद सजा देने का हथियार नहीं, इंसाफ देने का साधन हो सकती है। मैंने धीरे धीरे अपनी बात खुद से भी साफ की। अब मेरा मन कहता है मेरी आधी संपत्ति उन माँ बाप के नाम हो जो यहाँ तुम्हारी तरह छोड़े गए हैं। आधा हिस्सा उन बच्चों के लिए हो जो पढ़ना चाहते हैं पर फीस नहीं भर सकते। और बच्चों के लिए शायद थोड़ा सा, इतना कि उन्हें भूखा न रहना पड़े, पर इतना भी नहीं कि उन्हें लगे माँ तो मरकर भी हमारी गुलाम है। शांति देवी ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा। तूने सही बात समझ ली बेटी। प्यार का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं होता। प्यार का मतलब सही जगह पर सही चीज़ देना होता है। इज्जत भी, पैसा भी और दूरी भी। थोड़ी देर बाद शर्मा जी आ गए। उन्होंने आश्रम के छोटे से ऑफिस में कुर्सी खींची, फाइलें निकाली और बोले, आज लगता है ये ऑफिस ही हमारा कोर्ट है। यहाँ फैसले दिल से भी होंगे, दिमाग से भी। मैंने हंसते हुए कहा, आज आप 2 वसीयतें लिखेंगे, एक मेरी, एक शांति दीदी की। लेकिन एक बात, इसमें एक एक लाइन ऐसी लिखिए कि कोई भी बच्चा बाद में कह ना सके माँ होश में नहीं थी। साफ साफ लिखिए कि हमने सब कुछ अपनी समझ से किया, किसी दबाव में नहीं। शर्मा जी ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, सारे ट्रस्ट, आश्रम, स्कूल के नाम नोट किए। फिर बोले, देखिए, मैं आसान भाषा में 2-3 बात बताता हूँ। एक, हर बुजुर्ग को अपनी संपत्ति पर पूरा हक है। मैंने पाल पोषकर बड़ा किया, ये बात बच्चों की तरफ से एहसान नहीं, जिम्मेदारी है। 2, अगर कोई आपसे रो रो कर या डर दिखाकर कागज़ पर साइन करवा रहा है तो रुक जाइए। 3, वसीयत हमेशा लिखित हो, गवाहों के सामने हो, ताकि बाद में कोई झूठा मामला न बना सके। और 4, आप चाहे बच्चों को दें या न दें, पर इतना ज़रूर लिखें, ये मेरा फैसला है, मुझे कोई दबाव नहीं। यही लाइन आपका असली कवच है। शांति देवी ने धीरे धीरे अपना मन बताकर 2-3 बार सुनवाया कि सही लिखा गया है या नहीं। फिर उन्होंने कांपते हाथ से साइन किया। आंख से एक आंसू गिरा, पर वो दुख का नहीं, जैसे बोझ उतरने का था। अब नंबर मेरा था। मेरी नई वसीयत का ड्राफ्ट तैयार हो चुका था, बस साइन बाकी था। शर्मा जी ने पढ़कर सुनाया, आधा पैसा और यह प्रॉपर्टी स्वतंत्र जीवन ट्रस्ट के नाम, जिसका एक हिस्सा वृद्ध आश्रमों और एक हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई पर लगेगा। आधा हिस्सा 2-3 भरोसेमंद संस्थाओं के नाम, रोहित और नेहा के लिए एक एक छोटी सी निश्चित राशि। और एक लाइन, मैं इन्हें माफ़ करती हूँ पर पूरी संपत्ति नहीं छोड़ती, ताकि ये मेहनत और इज्जत का मतलब सीख सकें। मैंने आंखें बंद कीं। अंदर से एक पुरानी सरला डर रही थी, बच्चे नाराज़ हो जाएंगे, समाज क्या कहेगा। और एक नई सरला कह रही थी, किसी ने तुम्हारे अकेलेपन पर वोटिंग नहीं करवाई थी, अब तुम अपनी कमाई पर सवाल क्यों करवाओ। मैंने आंखें खोली, पेन उठाया और साइन कर दिया। हाथ कांपे नहीं, बस ऐसा लगा जैसे सालों बाद किसी ने मेरे दिल पर लिखा हो, ये जिंदगी मेरी है। कागज़ पर स्याही सूख ही रही थी कि बाहर से किसी के आने की आहट हुई। आश्रय का दरवाज़ा खुला और अंदर आते दिखाई दिए रोहित, नेहा और उनके पीछे पीछे थोड़ी सी झिझकती हुई रेखा। मैंने मन ही मन सोचा, अब ये लोग आए हैं वसीयत बचाने या माँ बचाने। रोहित ने अंदर आते ही पूछा, माँ आप ठीक हैं? हम आपका लोकेशन ट्रेस करके आए हैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने शांत स्वर में कहा, मैं यहाँ वही कर रही हूँ जो तुम लोग मेरे घर में सालों से कर रहे थे, किसी भूले हुए बूढ़े इंसान के बारे में फैसला। नेहा की नज़र टेबल पर रखे कागज़ों पर पड़ी। ये क्या है?
शर्मा जी ने सीधी बात कह दी। आपकी माँ ने अभी अभी अपनी नई वसीयत पर साइन कर दिए हैं। अब जो भी है वही आखिरी फैसला माना जाएगा। कानून की भाषा में इन्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता कि ये अपना मन बदलें जब तक ये खुद न चाहें। एक पल को रोहित की आंखों में सन्नाटा उतर आया। फिर उसकी आवाज़ भर्रा गई। मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते? मैंने पहली बार बहुत सहज स्वर में कहा। कर सकते हो बेटा। दो काम कर सकते हो। एक, कोर्ट जाकर लड़ सकते हो, मुझे पागल या बहकाई गई साबित करने की कोशिश कर सकते हो। दो, मेरे पास इंसान की तरह लौट सकते हो, इस उम्मीद के बिना कि मेरी जेब तुम्हारे लिए खुल जाएगी। अब फैसला तुम्हें करना है। रेखा ने धीरे से कहा। सरला जी, हम मानते हैं हमने गलती की। मुझे सुपर मॉम बोलकर बच्चों ने जो किया उसमें मेरा भी हिस्सा था। पर आप भी तो जानती हैं, आदमी अपने फायदे के लिए बहुत कुछ कर लेता है। हमने सोचा नहीं कि आपको कितना चोट लगेगा। मैं मुस्कुराई। ये बात मैं जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि कुछ लोग तब तक नहीं बदलते जब तक उनके हाथ से सब निकल न जाए। मैं तुम्हें सज़ा नहीं दे रही रेखा, मैं बस अपने और ऐसे बहुत से माता पिता के लिए रास्ता बना रही हूँ जिन्हें उनके बच्चे छोड़ गए हैं। तुम्हारे पास अभी भी बहुत कुछ है, जवान शरीर, काम करने की ताकत, घर, बच्चे। मेरे पास बस मेरी खुद की इज्जत बची थी। वो मैं सबसे ज़्यादा किसी ट्रस्ट को नहीं, खुद को देना चाहती हूँ। नेहा धीरे धीरे मेरे पास आई और घुटनों के बल बैठ गई। माँ, क्या सच में आपके दिल में हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा? मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। दिल में हमेशा कुछ न कुछ बचा रहता है नेहा, वरना मैं ये सब बोल भी नहीं पाती। मैं बस अब एक बात साफ कर रही हूँ, जो भी रिश्ता आगे से रहेगा वो मेरे दिल से होगा, मेरी जेब से नहीं। अगर तुम सिर्फ माँ के घर की गर्म चाय के लिए आओगी तो दरवाज़ा खुला है। अगर तुम वसीयत की कॉपी के लिए आओगी तो वो काम वकील के ऑफिस में ही होगा, मेरे ड्राइंग रूम में नहीं। शांति देवी ये सब चुपचाप सुन रही थीं। उन्होंने हल्के से कहा, बेटा लोग, गुस्सा मत होना, पर एक बात बोलूं, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है पर माँ दोबारा नहीं मिलती। तुम्हारी माँ ने तुम्हें निकाला नहीं, बस तुम्हें दर्पण दिखाया है। अब तुम्हें देखना है कि तुम कैसा चेहरा लेकर उसके सामने जाओगे। कमरे में किसी ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। फिर रोहित ने धीरे धीरे कहा, माँ, मैं वादा नहीं कर सकता कि मैं रातों रात बदल जाऊंगा, लेकिन आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैंने आपको सिर्फ जिम्मेदारी समझा, इंसान नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि आगे से ऐसा न हो। मेरे अंदर की माँ रो पड़ी, लेकिन मैंने आंसू बाहर नहीं आने दिए। मैंने बस इतना कहा, कोशिश अपने लिए करना, मेरे लिए नहीं। मैंने तो आज अपना फैसला ले लिया कि अब से मेरी कमाई वहाँ जाएगी जहाँ मुझे जैसा दर्द है वैसा दर्द मिला है। तुम्हें जो सीखना है अपनी जिंदगी से सीखो। कुछ महीनों बाद की बात है। आश्रय की इमारत के बाहर अब पुरानी पेंट के ऊपर नया बोर्ड लगा था, अपना सहारा, सरला एवं शांति ट्रस्ट की ओर से पुनर्निर्मित। मैंने जिद की थी कि मेरा नाम भी लगे, पर शांति देवी ने कहा, नाम से ज़्यादा काम ज़रूरी है बेटी। जो यहाँ रहेंगे उनके पेट भरेंगे, उनकी दवाइयाँ आएंगी, यही हमारी असली पहचान है। अब वहाँ हर हफ्ते डॉक्टर की फ्री विजिट होती थी। कुछ कॉलेज के बच्चे आते, दादियों नानियों से बातें करते, गीत सुनाते। मैं महीने में 2-3 बार वहाँ जाकर सबके लिए किताबें पढ़ती। किसी को दोहे पसंद, किसी को रामायण, किसी को पुरानी फिल्मी कहानियाँ। मेरी वसीयत मान ली गई थी। बच्चों ने कोर्ट नहीं किया। शायद उन्हें भी धीरे धीरे समझ आ रहा था कि माँ का पैसा सब कुछ नहीं होता, माँ का होना ज़्यादा बड़ा होता है। रोहित अब हफ्ते में एक बार फ़ोन कर लेता, माँ, दवा समय से लेती हो ना, कुछ कमी हो तो बोलना। नेहा कभी कभी अचानक आ जाती, आज ऑफ था, सोचा तुम्हारे लिए समोसे ले आऊं। पहले वो घर आ रही थी, अब दिल तक थोड़ा थोड़ा लौट रही थी। मैंने उन्हें वसीयत की कॉपी नहीं दिखाई, सिर्फ एक एक छोटा सा फिक्स्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिया। ये तुम दोनों के लिए है। ये पैसा बहुत नहीं, लेकिन ज़रूरत के वक्त काम आ जाएगा। बाकी ज़िंदगी तुम्हें अपने दम पर बनानी है। उन्होंने कुछ कहना चाहा, पर मैंने हाथ से इशारा किया, ये चर्चा यहीं ख़त्म। अब चाय पीते हैं। मेरी नातिन कभी कभी मेरे साथ आश्रम भी आने लगी। वो दादियों को मोबाइल पर गाने सुनाती,
उनके लिए छोटे छोटे डांस स्टेप्स दिखाती और कहते कहते अचानक बोल पड़ती, दादी, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो अपने घर में ऐसे लोगों के लिए कमरा रखूंगी जिनके पास कोई नहीं है। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराती, शायद मेरी दौलत से ज़्यादा मेरी कहानी ने काम किया है। आज जब मैं ये सब याद करके आपके सामने अपनी बात रख रही हूँ, तो बस 3 बातें बड़ों के लिए और 3 बातें बच्चों के लिए छोड़ना चाहती हूँ। बड़ों के लिए, पहली बात, अपने पैसे, कागज़ और प्रॉपर्टी को सिर्फ बच्चों के नाम लिख देना ही प्यार नहीं है। प्यार है अपने लिए भी कुछ रखना, ताकि आखिर तक किसी पर बोझ न लगो और कोई तुम्हें AD.AM समझकर इंसान न भूल जाए। दूसरी बात, वसीयत समय पर लिखिए, अच्छे वकील से बात कीजिए, सब कुछ कागज़ पर साफ साफ लिखिए। डर या गिल्ट से नहीं, समझ से फैसला लीजिए। तीसरी बात, अगर आपके बच्चे सिर्फ पैसे के लिए आते हैं तो दूरी बनाने में शर्म मत कीजिए। जो आपको इंसान की तरह देखे, अपना मानिए, चाहे वो अपना खून हो या नहीं। और बच्चों के लिए, पहली बात, माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, ये उनका निवेश नहीं, आपका सौभाग्य है। दूसरी बात, उनके बुढ़ापे में आपकी हाजिरी, आपकी बातचीत, आपकी एक चाय उनके लिए किसी भी जायदाद से ज़्यादा कीमती है। तीसरी बात, अगर आप अपने माँ बाप को सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी से नापेंगे तो एक दिन आपके बच्चे भी आपको आपकी बैंक बैलेंस से ही तौलेंगे। अगर आप ये कहानी यहाँ तक सुन चुके हैं और कहीं ना कहीं आपको भी मेरे दर्द, मेरी गलती, मेरी हिम्मत में अपना अक्स दिखा है, तो आज रात एक काम ज़रूर कीजिए। या तो अपने माँ बाप को फ़ोन कीजिए, या अगर आप खुद माता पिता हैं तो अपने पैसे और इज्जत के बारे में खुलकर किसी भरोसेमंद इंसान से बात कीजिए। और अगर आप चाहें तो मेरी तरह एक छोटा सा कदम ज़रूर लीजिए। किसी वृद्ध आश्रम, किसी अनाथ बच्चे, किसी विधवा बहन के लिए कुछ कर दीजिए। ज़्यादा नहीं, पर दिल से। अगर आप ऐसे ही सच्ची कहानियाँ सुनना चाहते हैं जहाँ बुज़ुर्ग सिर्फ बेचारगी नहीं, हिम्मत भी दिखाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप किस शहर से सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे जानकर अच्छा लगता है कि मेरी कहानी लखनऊ से निकलकर कितने कितने घरों तक पहुंच रही है। शायद कहीं किसी और सरला को भी आज अपनी नई वसीयत और अपनी नई जिंदगी लिखने की हिम्मत मिल जाए।